नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपको सुबह वाली क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हमने पीएच परीक्षा 2023 के तहत हमारे चैनल पर स्टार्ट कर दीजिए। सुबह 11 बजे आपको सामान्य ज्ञान की क्लास और शाम को 7 बजे आपको सामान्य हिंदी की क्लास डेली बेसिस पे मिल रही है। और देखिए आप हमें इंस्टाग्राम पर हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो। जल्दी वहाँ पे जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे कम से कम अगर 10 से 15 भी जुड़ गए तो मैं वहाँ पे डेली बेसिस पर आपको पीडीएफ देना स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके हिंदी की प्रैक्टिस सेट का 10वां नंबर है प्रैक्टिस सेट का। और उसका पहला पार्ट है। उसमें हिंदी का पहला क्वेश्चन है आपका। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? का उत्तर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिया गया आपका आइडेंटिटी हो जाएगा साथियों। चलिए अगला है आपका। निर्देश है प्रश्न संख्या 52 से 54। इन प्रश्नों में स्वर और मात्रा की दृष्टि से शब्द को अशुद्ध रूप में लिखा गया है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध रूप चुनिए। ठीक है, हमको शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। इच्छादुम, इच्छादुम नहीं होता, इच्छाद्रुम होता है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिया गया आपका आंसर हो जाएगा। दो में आपका र लगा हुआ था वो आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी इसमें से बतानी है कौन सी हो जाएगी? द्विरुक्ति। ठीक है, जो ऑप्शन ए वाला दिया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्विरुक्ति का होता है दोबारा कही गई बात। ठीक है, उसको द्विरुक्ति कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 54 नंबर। 54 नंबर कौन सा हो जाएगा? तो विस्मृति। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी वाला दिया गया है विस्मृति आपका राइट आंसर हो जाएगा। विस्मृति यानी कि भूलने की अवस्था जो होती है उसको विस्मृति कहते हैं या तो भाव। चलिए अगला है आपका 55 नंबर। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कीजिए किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो आपका उत्तर हो जाए व्याकरण से। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया गया, सॉरी बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ना तो लिखने से, ना तो लिपि से, ना तो क्रिया से। तो जो व्याकरण होता है उससे पता चलता है भाषा का शुद्ध रूप। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 56 नंबर आपसे क्या पूछ रहे हैं? निम्नलिखित में से उष्म ध्वनि कौन सी है? उष्म ध्वनि आपकी कौन सी है? तो उष्म ध्वनि आपकी हो जाएगी स। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ये आपकी 4 ध्वनियाँ होती है, याद रखिएगा। स, स और स और ह। ठीक है, और उसमें ध्वनियाँ कौन होती है? जिन वर्डों को बोलते समय गर्म हवा का प्रभाव मुंह से होता हो उन्हें उष्म ध्वनि के व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 57 नंबर। निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। चारों में से हमको क्रिया विशेषण अव्यय चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया है, रात सॉरी राधा रात भर जागती रही। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 58 नंबर। उपवाक्य पहचानिए। ठीक है, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। इसमें कौन सा उपवाक्य हमको बताना है? वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। इस वाक्य में जो आपका जो कल आया था ये आपका आश्रित उपवाक्य है, याद रखिएगा। जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह कार्य करते हैं विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे पी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 59 नंबर। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा राम,
रामचरितमानस और गंगा। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पर डी दिया गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं आपकी। राम, रामचरितमानस और गंगा। वह संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराती हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देखिए चलिए अगला है आपका 60 नंबर है, क्रियापरक व्याकरिक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। देखिए यहाँ पे जो कारक है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन आपको यहाँ पे ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्याकरण की वो कोटि जिसमें क्रिया मौजूद हो कारक कहलाती है। ठीक है, और कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? करने वाला है, अर्थात क्रिया को पूरी तरह करने में किसी किसी न की भूमिका किसी मतलब किसी की भी भूमिका को निभाने वाला जो होता है उसको कहते हैं संज्ञा। और सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध क्रिया से पता चले उसे कारक कहते हैं। ठीक है, ये अगला है आपका 61 नंबर। नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में जो रेखांकित पद है क्या है, आपको बताना है। तो आपका मध्यम पुरुष है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी दिएगा आपका जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाला अथवा श्रोता के लिए किया जाता है वो आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि आपका तुम, आप, ये सभी आते हैं, ये आपके मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। 62 है आपका शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द आपका कैसा है? तो कोई छिपा हुआ है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट है। आपको बताया गया है जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति का बोध नहीं कराते और वो आपके अनिश्चित अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 63 नंबर। मोहन प्रकाश जी रिक्त स्थान हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में जो रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम से करो। ठीक है, मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं, इसमें कौन सा हमको बताना है, आ जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, 63 है ना आपका। हाँ, मोहन प्रकाश जी, यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों में प्रयोग में वक्ता और श्रोता का संबंध न होकर किसी अन्य को संबोधन प्रतीत होता हो वे शब्द आपके अन्य पुरुष के अंतर्गत है। जैसे कि वह, इन्हें, उन्हें, ये सभी। मतलब मोहन जी प्रकाश उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। ठीक है, मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा हम, तुम, ये, वे, मैं। ठीक है, ये आपके सभी पुरुषवाची सर्वनाम है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो उत्तम पुरुष में आपके देखिए यहाँ पे बार बार आ रहा है, आपको बता दूं। उत्तम पुरुष में आपका आता है मैं, मुझे, मुझको, और आता है मेरा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मध्यम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष के अंतर्गत देखिए क्या क्या आता है। मध्यम पुरुष का आता है आप, तुम, तुमको, उसके बाद आ जाएगा आपका तेरा, ये सभी। ठीक है, अब अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है देखिए यह, वह, ये सभी आपके अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 65 नंबर। पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से
में कौन सा कारक है। तो जहाँ भी आपका कहीं पे किसी चीज़ से अलग होने का पता चलता हो, वहाँ आपका अपादान कारक आता है, याद रखिएगा। हमेशा ये बात याद रखिएगा, जहाँ किसी से कोई चीज़ अलग होती है वहाँ पर आपका अपादान कारक आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 66 नंबर। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द पहचानिए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्दों को हमको चुनना है। तो आपका सुगंध, ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा, आपका राइट आंसर होगा सुगंध शब्द सदा, मतलब सदैव पुल्लिंग होता है, याद रखिएगा। सुगंध एक भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 67 नंबर। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। 67 में हमको तद्भव शब्द का चयन करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी दिया गया है, बेर आपका तद्भव शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 68 नंबर। निम्न में से तत्सम शब्द चुनिए। निम्न में से तत्सम शब्द चुनना है, तो आपका जो गर्त दिया गया आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, गर्त का अर्थ होता है गड्ढा या तो दरार, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 69 नंबर। नीचे दिए गए अनेकाधिक शब्दों को एक अर्थ के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ उसका बताना है। ढाल का एक अर्थ होता है रीति, आपको दूसरा अर्थ बताना है, तो ढाल का दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा उतार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 70 नंबर। 79 शब्द में उपसर्ग कौन सा है। 79 शब्द में आपका उपसर्ग कौन सा है, हमको बताना है। इसमें उपसर्ग तो आपका उन उपसर्ग है, ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उनका अर्थ होता है एक कम, ठीक है, उनका अर्थ होता है एक कम, अर्थात 20 में से एक कम आपका 19 हो जाएगा। 79 नहीं था, 19 दिया गया था, सॉरी गलत पड़ा था, 19 है। ठीक है, उन मतलब एक कम होता है, यानी कि 20 में से एक कम 79। चलिए अगला है आपका 71 नंबर। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। निम्नलिखित में से किस शब्द में आपका प्रत्यय नहीं है, तो दुबला, ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दुबला में आपका कोई प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक है, दुबला का अगर प्रत्यय लिखेंगे, ये देखिए, जो आपका गुणवान, इसमें आपका वान प्रत्यय है। ठीक है, और भारतीय में आपका ई प्रत्यय है, ई है, याद रखिएगा। और एक हरा में आपका देखिए हरा प्रत्यय है, हरा प्रत्यय आपका लगा हुआ है। चलिए अगला है आपका 72 नंबर। सही संधि विच्छेद करें। रमावतारा, रमावतार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो रमावतार का सही संधि विच्छेद होता है राम धन अवतार। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया, आपका एड्रेस है। यहाँ पे देखिए दीर्घ स्वर संधि लगी हुई है, याद रखिएगा। दो स्वर, मतलब दो स्वर स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए अ बड़ा आ, ई बड़ी ई, और ऊ बड़ा ऊ, और जो आपका री के बाद बे मानी कि ही हस्व या दीर्घ स्वर आए, दो, तो दोनों मिलकर आपके क्रमशः आ बड़ी ई और बड़ा ऊ और री हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे और आ आता है, तो आपका बड़ा में परिवर्तित होता है ई, और बड़ी ई आती है, आपका बड़ी में परिवर्तित है ऊ, बड़ा ऊ आता है, तो आपका ऊ में परिवर्तित हो जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका अ और आ में आया, तो आपका यहाँ पे आपका यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाती है, याद रखिएगा। चलिए अगला है आपका 23 नंबर। अत्युत्तम किन दो शब्दों से बना है। अत्युत्तम किन दो शब्दों से बना है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अति धन उत्तम से। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आपकी यड़ संधि है, यड़ संधि के बारे में आपको कल बताया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपको 74 नंबर। अयादी संधि कौन सी इन चारों में से है? अयादी संधि इन चारों में से कौन सी है, तो आपका उत्तर हो जाएगा नवधन इक। ठीक है, नवधन इक यानी कि नाविक जो होता है आपकी अयादी संधि के अंतर्गत आती है। यहाँ पे आपका देखिए अ प्लस ई छोटी ई मिलकर आपका यहाँ पे आदि यानी कि आदि में परिवर्तित हुआ है, याद रखिएगा।
और आपकी आयादी संधि याद रखिएगा। और नाविक का अर्थ होता है नाव चलाने वाला। 25 है आखिरी क्वेश्चन। सही संधि विच्छेद कर, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद हमको बताना है। तो विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका विद्यार्थी, एक मिनट रुक जाइए, विद्याधन अर्थी, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिएगा आपका है, आपका सही संधि विच्छेद होगा विद्यार्थी। यहाँ पर देखिए आपका बड़ा आ और अ मिलकर किसमें परिवर्तित हुए हैं, बड़ा आ में, ठीक है। तो अभी आपको बता दें ये आपकी क्या होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है, याद रखिएगा दीर्घ संधि होती है। तो इसी के साथ जो वाली आपकी क्लास है यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सुझाव या फीडबैक हो, हमें कमेंट में दे सकते हैं। बाकी जो बच्चे चैनल पर नए पहली बार हैं, चैनल पर नए हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लास को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। बाकी मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।